बिफोर यू स्टार्ट दिस चैप्टर, बिफोर यू सी द वीडियो, ये वाला एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखना। ग्लास लिया है, ग्लास में रखी है पेंसिल एंड ऊपर से हम ऐड कर रहे हैं पानी। जैसे हम पानी ऐड करेंगे वो पेंसिल टूटी हुई दिखेगी। दिख रही है, बीच में से टूट गई है। सच में टूटी है क्या? नहीं, सिर्फ दिख रही है कि टूट गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक सवाल है। एंड दूसरा सवाल, आप कभी स्विमिंग पूल गए हो? अगर गए हो तो आपने देखा होगा उसका जो बॉटम सरफेस होता है, बॉटम, वो थोड़ा रेज्ड नजर आता है, थोड़ा ऊपर नजर आता है। तो अगर आप स्विमिंग पूल को देखोगे ना, आपको वो उतना डीप नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप अंदर जाते हो तो पानी सीधा यहां तक आ जाता है। एक्चुअली डीप होता है लेकिन डीप दिखता नहीं है। ये क्यों होता है? ये भी एक सवाल है। बस इन्हीं सारे सवालों का हमें जवाब देना है आज के लेक्चर में। म्यूजिक। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एसएससी क्लास 10 साइंस 1 चैप्टर नंबर 6। आज बात करेंगे लेक्चर 1 के बारे में। लेक्चर 1 में सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है ये देखेंगे, फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है एंड स्नेल्स लॉ क्या बोलता है। इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा बेडरूम। अब बेडरूम में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस अंधेरे बेडरूम में आता है चिंटू। चिंटू को भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो चिंटू ने बटन दबाया और लाइट जली। जैसे ही लाइट आई, चिंटू को सब क्लियरली दिखने लगा। बराबर है ना बात? चिंटू को बेड दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? बिकॉज बल्ब से जो लाइट आ रही है वो बेड से टकराएगी एंड बेड से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट चिंटू के आंख में जाएगी। फिर चिंटू के आंख से सिग्नल उसके ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में वो प्रोसेस होगा, ब्रेन में एक इमेज क्रिएट होगा बेड का, एंड तब जाके चिंटू को बेड दिखेगा। उसी तरह से चिंटू को टेबल भी दिख रहा है, विंडो भी दिख रही है, दरवाजा भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ लाइट। मुद्दा बहुत ही सिंपल है। लाइट जाती है आंख में, वहां से सिग्नल जाता है ब्रेन में, ब्रेन में इमेज क्रिएट होता है एंड हमें चीजें दिखती हैं। करेक्ट? तो कैन वी से लाइट हेल्प्स अस सी एवरीथिंग। जो भी दुनिया में है वो बिना लाइट के दिखेगा नहीं। बराबर है। लेकिन सवाल क्या है? व्हाट इज लाइट? देखो, बचपन से लाइट है, लाइट है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, फलाना ढिमकाना सब सुनते आए हैं। लेकिन लाइट एक्चुअली में क्या है, ये समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। यहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, जस्ट बेयर विथ मी, कहानी सुन लो। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मान लो कि ये जो वेव है ना, ये लाइट की वेव है। ये वेव दो चीजों से बनी हुई है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइट में क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक। एंड मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो जो लाइट का वेव है ना, वो दो चीजों से बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, डोंट वरी। 11th 12th स्टैंडर्ड में ये पूरा डिटेल में आप पढ़ोगे। अभी यहां पे सिर्फ आपको एकदम बेसिक मुद्दा बता रहा हूं। लाइट की वेव दो चीजों से बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। खत्म। यहां तक समझा? अपार्ट फ्रॉम लाइट आपने एक्सरेज सुना है, गामा रेज होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, आपके फोन का जो नेटवर्क आता है, टाटा स्काई का सिग्नल जो आता है, वो सब भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। लेकिन वो हमें दिखते नहीं है, लाइट हमें दिखती है। फर्क सिर्फ इतना है। ठीक है? ठीक। अब इस वेव को देखो, आपको कुछ माउंटेन दिख रहा होगा और कुछ वैली दिख रही होगी। तो वो जो माउंटेन है ना, पहाड़, उसको बोलेंगे क्रेस्ट। उसका नाम है क्रेस्ट। एंड जो वैली है, जो ऐसा नीचे खाई है, उसको बोलेंगे ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, इस तरह से बनेगी पूरी वेव। सिंपल। अब मान लो एक क्रेस्ट एंड एक ट्रफ, इन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया तो ये जो डिस्टेंस बनेगा ना, क्रेस्ट प्लस ट्रफ का, इसको बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ द वेव। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर क्या बनाते हैं? वेवलेंथ बनाते हैं। ठीक है? इसको आप वन वेव भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? वन वेव। यहां तक कहानी समझी? ठीक। अब मान लो दिस इज पॉइंट ए एंड हमारी जो लाइट की वेव है वो इस तरह से ट्रैवल कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक सेकंड में
ध्यान से सुनना, 1 सेकेंड में पॉइंट ए से कितनी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं? व्हाट इज वन वेव? क्रेस्ट प्लस ट्रफ। 1 सेकेंड में पॉइंट ए से कितनी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं? दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। नहीं समझा? सुनो, द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ फिक्स्ड पॉइंट, कौन सा फिक्स्ड पॉइंट? पॉइंट ए, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, कितना टाइम? 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अब मान लो कि पॉइंट ए से एक वेव पास हो रही है 1 सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 1। अगर 5 वेव पास हो रही है इन 1 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 5। अगर 10 वेव पास हो रही है इन 1 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 10। समझ रहे हो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ गिवन टाइम। सिंपल है, मुद्दा समझ रहे हैं? देखो ये सारी चीजें, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, डिटेल में कुछ भी नहीं दिया है, बट मैं क्यों बता रहा हूं? बिकॉज आगे के चैप्टर में डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रेनबो फॉर्मेशन, ये सब जब आप पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये नहीं समझोगे तो आगे का चैप्टर नहीं समझ में आएगा, इसलिए एकदम बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है? अब मान लो मैंने वेवलेंथ को कम कर दिया, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, वेव का स्पीड कांस्टेंट है, वेवलेंथ को मैंने छोटा कर दिया, तो कैन आई से ज्यादा वेव्स पास होंगी इन 1 सेकेंड थ्रू पॉइंट ए, मोर वेव्स विल पास थ्रू पॉइंट ए इन 1 सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इंक्रीजेस। बात को समझो, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। वेवलेंथ को कम करोगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ अगर बड़ा हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आई, कहानी समझ में आई? एंड एक लास्ट बात, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा सीधा ट्रैवल करेगी, ऐसा वाकड़ा तिकड़ा आड़ा टेढ़ा कर्व वगैरह मारेगी नहीं, एकदम स्ट्रेट। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर मतलब एकदम स्ट्रेट, लाइट एकदम स्ट्रेट ट्रैवल करेगी, प्रोपगेशन मतलब मूवमेंट, स्ट्रेट मूवमेंट, ठीक है? यहां तक बात समझ गई है? अब मेन मुद्दे पे आते हैं। हम यहां समुंदर देखने आए हैं, ऊपर हवा है एंड नीचे पानी है। एयर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब क्या? लाइट उसमें से इजीली ट्रैवल कर पाती है, लाइट एयर में इजीली ट्रैवल कर सकती है। वैसे ही वाटर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अनलेस पानी के अंदर आप कुछ मिक्स कर दो, पानी भी तो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब पानी के अंदर भी लाइट इजीली ट्रैवल कर सकती है, ठीक है? अब हवा में एक बर्ड उड़ रहा है, देखो, एंड पानी में एक स्कूबा डाइवर स्विमिंग कर रहा है। अब उस स्कूबा डाइवर को हवा में उड़ता हुआ बर्ड दिखेगा पानी के थ्रू? बिल्कुल दिखेगा। कब दिखेगा? जब बर्ड पे से रिफ्लेक्ट हुई लाइट सीधा ट्रैवल करके स्कूबा डाइवर के आंख में जाएगी, फिर आंख से वो सिग्नल स्कूबा डाइवर के ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में इमेज क्रिएट होगी एंड स्कूबा डाइवर को बर्ड दिखेगा। ये पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा। फिर हमने ये भी बोला कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ये सब हमने बोल दिया। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं, जब मीडियम चेंज होता है, मतलब जब लाइट एयर से वाटर में जाएगी, वो सीधा नहीं जाती, वो क्या होती है? बेंड हो जाती है। देखो, लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, मतलब ये जो लाइट सीधा स्कूबा डाइवर के आंख में जानी चाहिए थी वो नहीं जाएगी, वो क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। समझ रहे हो? तो क्या बोलेंगे? when going from one transparent medium, air, to another transparent medium such as water, light क्या करती है? changes its direction, it bends, and this phenomenon, this property is called as refraction of light. एकदम सिंपल मुद्दा है, मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, लाइट बेंड हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिंपल। तो मुझे एक बात बताओ, एक आपको सेकंड रे ऑफ लाइट बताता हूं, एंड ये रे ऑफ लाइट बेंड होकर स्कूबा डाइवर के आंख में गया, स्कूबा डाइवर को बर्ड दिख रहा है, करेक्ट? लेकिन स्कूबा डाइवर के ब्रेन को नहीं पता कि लाइट बेंड हो रही है, ब्रेन को थोड़ी पता है कि रिफ्रैक्शन होता है, ब्रेन को फिजिक्स नहीं आता यार, ब्रेन एक छोटा सा बच्चा है। ब्रेन को क्या लगता है?
लाइट जहां से आ रही है वहीं पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो स्कूबा डाइवर इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा? स्कूबा डाइवर को लगेगा कि बर्ड यहां पर उड़ रहा है, इन द सेकेंड पोजिशन, आगे वाली पोजिशन में। तो ये जो फर्स्ट पोजिशन है वो रियल पोजिशन है बर्ड की, लेकिन स्कूबा डाइवर को जो दिख रहा है पोजिशन, उसको हम अपेरेंट पोजिशन बोलेंगे, नकली पोजिशन। समझ रहे हो? एंड इसको हम फिजिक्स में बोलते हैं इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्कूबा डाइवर को रियल बर्ड नहीं दिख रहा है, स्कूबा डाइवर को इमेज ऑफ द बर्ड दिख रहा है फ्रॉम अंडर वाटर। एंड ये पूरा इल्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ रहे हो? यहां तक मुद्दा समझा? मीडियम चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा। अब यहां पे आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, एग्जैक्टली ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि लाइट को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी? इसका जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है, देखो सुनो। एयर इज अ रेयरर मीडियम। रेयरर मतलब क्या? एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, वो बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, करेक्ट? डेंसिटी कम है। एंड वाटर इज अ डेंसर मीडियम, मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा नजदीक हैं, वाटर लिक्विड है एंड इट इज डेंस, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो जब लाइट एक रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, लाइट की स्पीड कम हो जाती है। ध्यान से सुनना, क्या हो रहा है? लाइट की स्पीड कम हो रही है। द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस एज इट पासेस फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम। यहां पे वापस आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, एग्जैक्टली ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि लाइट को अपनी स्पीड चेंज करनी पड़ी इन अ डेंसर मीडियम? अब इसका सबसे पॉपुलर आंसर यह है, सबसे कॉमन आंसर यह है कि मान लो आप गाड़ी चला रहे हो ट्रैफिक के अंदर, एंड ट्रैफिक है तो आप गाड़ी धीरे धीरे चलाओगे, रुक रुक कर चलाओगे। कुछ उसी तरह से अगर लाइट डेंस मीडियम में है एंड वहां बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो लाइट भी टकरा 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 कर जाएगी एंड लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। ये कॉमन एक्सप्लेनेशन है जो आपको सब बताएंगे, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको मैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताता हूं, लेकिन वो थोड़ा हाई लेवल फिजिक्स वाला है, ध्यान से सुनना। वाटर जो है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, करेक्ट? एंड मॉलिक्यूल्स एटम्स से बनते हैं। तो मान लो ये एक एटम है जो पानी के अंदर प्रेजेंट है। अब आप कमेंट्स में बोलोगे सर 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तो लिथियम का एटम है। हाँ मुझे पता है 3 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो कि ये एटम पानी के अंदर प्रेजेंट है एंड एटम में बाहर जो शेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, करेक्ट? इलेक्ट्रॉन पे फोकस करो। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, करेक्ट? जब लाइट आती है, अब लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब लाइट के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट, ये इलेक्ट्रॉन हिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू ऑसिलेट, हिलने लगेगा, शेक होने लगेगा। एंड जब एक इलेक्ट्रॉन शेक होता है, ऑसिलेट होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, रेड वाली जो दिख रही है। एंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करती है, उसके साथ इंटरफियर करती है। एंड दैट इज द रीजन लाइट स्लो हो जाती है एंड फिर वो बेंड भी होती है। अब वो बेंड क्यों होती है उसके पीछे भी और एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रीजन है, इससे ही रिलेटेड है, लेकिन वो यहां पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है बिकॉज दैट इज एक्चुअली हाई लेवल फिजिक्स। ये अगर बेसिक मुद्दा भी आपको समझ जाता है तो भी बहुत है। लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन हिला एंड इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जिसने लाइट को अपोज किया एंड तब जाके लाइट की स्पीड डिक्रीज हुई। लग रहा है थोड़ा सीरियस फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यहां तक बात समझी? अच्छा, अब हमने वो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो देखा था, हमें वो पेंसिल टूटी हुई नजर आती थी, क्यों? सुनो, मान लो कि दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ द पेंसिल इन द वाटर एंड मैं साइड से देख रहा हूं, वो मेरी आंख है ऊपर। तो जो रे ऑफ लाइट एकदम सीधा आनी चाहिए थी वो बेंड हो जाएगी बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एक और बात बताता हूं, एयर से वाटर में जाएगा तो भी बेंड होगा एंड वाटर से वापस एयर में आएगा लाइट तो भी बेंड होगा। दोनों बार
दोनों बार बेंड होने वाला है। ओके, तो जो रे ऑफ लाइट एक्चुअली आंख में पहुंचा, इस तरह वो बेंड होकर पहुंचा है, लेकिन ब्रेन को थोड़ी पता है कि लाइट बेंड होती है, रिफ्रैक्शन होता है। ब्रेन तो छोटा सा बच्चा है, ब्रेन को क्या लगता है जहां से लाइट आ रही है वहीं पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। देखो, तो ब्रेन को लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहां पर प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, दैट इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। करेक्ट, इमेज बाजू में शिफ्ट हो गई है थोड़ी, तो हमें इस तरह से कुछ दिखेगा। पेंसिल टूटी है क्या? नहीं टूटी है, पेंसिल वहीं पर है, सिर्फ आपको दिख रहा है कि वो टूटी है, आपको उसकी इमेज दिख रही है। आपके ब्रेन के साथ एक छोटा सा मजाक हुआ यहां पर। समझ रहे हो क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब एक मीडियम चेंज होता है, लाइट जब अपना मीडियम चेंज करती है तब वो बेंड होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब थोड़ा टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो भी पढ़ लेते हैं। हमारा ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट देखो, ऊपर एयर है, बीच का जो रेक्टेंगल है वो ग्लास है, एंड नीचे वापस एयर है। इस ग्लास स्लैब को नाम दे देंगे PQRS, लाइक दिस। अब आएगी हमारी रे ऑफ लाइट, देखो वहां पे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब जो ग्लास के अंदर जाने वाली है। इंसिडेंट रे को नाम दे देंगे AB। करेक्ट। अब सुनो, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे ग्लास को टच करती है उस पॉइंट पे हम बनाएंगे एक परपेंडिकुलर, जिसको बोलेंगे नॉर्मल, एंड उस पॉइंट को N बुला सकता हूं मैं, जहां पे इंसिडेंट रे ने टच किया, पॉइंट N। दैट पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सिंपल है एकदम, जहां पे इंसिडेंट रे ग्लास को टच करती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, देखो वहां पे एंगल I। क्या होता है एंगल I? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एकदम सिंपल, कूल। अब ये रे ऑफ लाइट ग्लास के अंदर जाएगी, मतलब मीडियम चेंज हो रहा है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, लाइट विल बेंड लाइक दिस। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, जो बेंड हो गई है। एंड अब ये रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, देखो वहां पे ऊपर एंगल R। R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एकदम सिंपल, कूल। नाउ दिस रिफ्रैक्टेड रे ये पूरा ग्लास स्लैब में से ट्रैवल करेगी, एंड ग्लास के लोअर बाउंड्री पे, बाउंड्री SR दिख रहा है, वहां पे जाके एक पॉइंट पे टच करेगी, जो नीचे वाला पॉइंट है। वहां भी हम एक परपेंडिकुलर बना देंगे, नॉर्मल बना देंगे, एंड उस पॉइंट को बोलेंगे M। ये रिफ्रैक्टेड रे नीचे वाले नॉर्मल के साथ एक और एंगल बना रही है, I1 दिख रहा है आपको वहां पे। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड ये I1, आर दे अल्टरनेट एंगल्स? ज्योमेट्री पढ़ी है तो आपने अल्टरनेट एंगल सुना होगा 100%, एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो कैन वी से R इज इक्वल टू I1 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। यहां तक मुद्दा क्लियर है? नाउ द रिफ्रैक्टेड रे वो ग्लास के बाहर आएगी, वापस मीडियम चेंज हो रहा है, ग्लास टू एयर, तो वापस रिफ्रैक्शन होगा। अगेन द लाइट विल बेंड, इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन, देखो बाहर आ गई। इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। मुद्दा समझिए, इमर्जेंट मतलब क्या? जो बाहर आ रहा है, इंसिडेंट मतलब जो अंदर जा रहा है, एकदम क्लियर। इमर्जेंट रे को नाम दे देंगे CD। अब मुझे बताओ, इमर्जेंट रे भी नॉर्मल के साथ नीचे वाले एक एंगल बना रही है, एंगल E। E क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो तीन बातें, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये बातें याद रखनी है। कूल कूल। अब सुनो, इंसिडेंट रे ये उसका ओरिजिनल पाथ है। मान लो कि ग्लास का स्लैब नहीं होता तो लाइट इस तरह से ट्रैवल करती, डॉटेड लाइन पे, करेक्ट? ये ओरिजिनल पाथ है। एंड जो इमर्जेंट रे है ना, कैन आई से दे आर पैरेलल टू ईच अदर? ओरिजिनल पाथ एंड इमर्जेंट रे, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। बट बात सिर्फ इतनी है कि इमर्जेंट रे बाजू में शिफ्ट हो गई है, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से शिफ्ट हो गई है साइड में बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। शिफ्ट, दिस शिफ्ट इज कॉल्ड एज लैटरल शिफ्ट। लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से शिफ्ट हो गई बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको क्या बोलेंगे? लैटरल शिफ्ट।
सारे मुद्दे समझ में आ गए हैं, एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। काफ़ी सिंपल से दो लॉ हैं। देखिए हमारा ग्लास स्लैब है, ये रही इंसिडेंट रे, ये रहा नॉर्मल, एंड ये रही हमारी रिफ्रैक्टेड रे। मुझे एक बात बताओ, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर दे प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल? नॉर्मल बीच में है, इंसिडेंट रे एक तरफ, रिफ्रैक्टेड रे एक तरफ, करेक्ट? तो पहला लॉ, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे दे आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। एकदम सिंपल बात। एंड दूसरी बात, ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ऑल थ्री ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब क्या? मान लो आपने एक फ्लैट पेपर लिया एंड उस पेपर पे आपने तीनों को ड्रॉ किया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे। कैन आई से वो तीनों एक ही पेपर पे प्रेजेंट है, फ्लैट पेपर पे प्रेजेंट है? इसको हम बोलेंगे सेम प्लेन में। ठीक है, ये हो गया पहला लॉ, इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल एंड ऑल थ्री आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। सिंपल कहानी है। दूसरी बात सुनो, अब वो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रहा है? एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रहा है? आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब सुनो, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडियम सिंगुलर, मीडिया प्लूरल, यहां पे कौन से मीडिया की बात हो रही है? एयर एंड ग्लास। इंसिडेंट रे एयर में है, रिफ्रैक्टेड रे ग्लास में है, तो हमारा पेयर ऑफ मीडिया क्या है? एयर एंड ग्लास। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, द रेशियो ऑफ sin i to sin r, sin i upon sin r will be a constant। देखो sin i divided by sin r is equal to a constant। मतलब आप चाहे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करो, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया, उसके साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, करेक्ट? एंड हर बार अगर आप उसका रेशियो निकालो sin i upon sin r, तो उसका हर बार आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। That constant value is denoted by n। ठीक है, sin i upon sin r is equal to n। n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। एंड ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना, sin i upon sin r is equal to n, ये फॉर्मूला, इसको ही बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये स्नेल भाई साहब ने हमें बताया था, स्नेल्स लॉ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? ये एक फॉर्मूला हो गया sin i upon sin r। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना। देखो मीडियम 1 क्या है हमारा? एयर है, एंड मीडियम 2 क्या है भाई? ग्लास है। इंसिडेंट रे, अब मुझे एक बात बताओ, इंसिडेंट रे का मान लो वेलोसिटी v1 है इन एयर, लेकिन जब लाइट डेंसर मीडियम में जाती है, एयर से ग्लास में जब जाएगी, तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ये हमने बात की। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका स्पीड थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा एंड इसकी स्पीड हो जाएगी v2। v1 क्या है? वेलोसिटी इन एयर, v2 क्या है? वेलोसिटी इन ग्लास। ठीक है, सो लिसन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ द सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम कौन है? ग्लास। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो हम n के पहले 2 लगाएंगे। वो 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम कौन सा है? एयर। तो n के बाद हम 1 लगाएंगे, 2n1। ये क्या इंडिकेट करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। समझ रहे हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, 2n1 इज इक्वल टू, एकदम सिंपल, v1 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन v2 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, v1 अपॉन v2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो क्या हम इसको थोड़ा उल्टा लिख सकते हैं? देखो n, अगर मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम 2, 1n2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। बस v2 वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन v1 वेलोसिटी इन एयर। ठीक है, तो व्हाट इज 1 and 2? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम। एकदम सिंपल सी कहानी है। ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं, sin i अपॉन sin r
इज इक्वल टू n एंड v1 अपॉन v2 इज ऑल्सो n। यहां तक समझ गई बात? ठीक है, अब एक नई बात बताता हूं, सुनो। मान लो अब तक हम क्या बोल रहे थे कि फर्स्ट मीडियम एयर है। अब मान लो कि हमारा फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है, वैक्यूम इज द फर्स्ट मीडियम, ये पूरा वैक्यूम है। एंड हमारा सेकेंड मीडियम क्या है? ग्लास है। ये आई इंसिडेंट रे एंड ये रही रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां पर भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना। v1 क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम v1, एंड v2 क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो अगर मैं यहां पे फॉर्मूला यूज करूं v1 अपॉन v2 तो मुझे क्या मिलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, लिसन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं समझा? सुनो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, कौन सा मीडियम? ग्लास, विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम हमारा फर्स्ट मीडियम है, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ रहे हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इसकी वैल्यू होती है 1.5। ये हमें पता है। बाय द वे, हर एक मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। पानी का अलग होगा, फिर अपना आइस का भी अलग होता है, एयर का अलग है, डायमंड का अलग है, पेट्रोल का, बेंजीन का, हर एक मटेरियल का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एंड हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मोर द लाइट विल बेंड, उतना ही ज्यादा लाइट बेंड होगा उस मीडियम के अंदर। तो मान लो मैंने आपको पानी दिया है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो इसके अंदर लाइट थोड़ी कम बेंड होगी एज कंपेयर टू ग्लास। देखो कंपेयर करो, ग्लास में बेंडिंग थोड़ा ज्यादा है, वाटर में बेंडिंग थोड़ा कम हुआ है। फिर मान लो मैंने ले लिया डायमंड, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2.42, तो इसके अंदर लाइट बहुत ज्यादा बेंड होगी, कुछ ऐसे देखो, मैक्सिमम बेंडिंग। समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर दोस। टेबल दिया हुआ है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब समझना, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी, उतनी ही ज्यादा लाइट की स्पीड डिक्रीज भी होगी। मतलब लाइट का स्पीड मिनिमम किस में रहेगा? डायमंड के अंदर रहेगा। समझ रहे हो? यहां तक का मुद्दा समझा? ठीक है, एक आखिरी बात, यहां पे मान लो कि आपका फर्स्ट मीडियम एयर है एंड सेकंड मीडियम ग्लास है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। मुझे एक बात बताओ, लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, यहां पर रेयरर टू डेंसर, तो वो किस तरह बेंड हो रही है? इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ना, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है वो, करेक्ट। एंड अगर इसका ही उल्टा करें, देखो लाइट ग्लास से वापस एयर में जा रही है, द लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो यहां पे बेंडिंग किस तरफ हो रही है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका बताता हूं। अगर कोई आपके घर के अंदर आ रहा है तो वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। लाइट अगर अंदर जा रही है ग्लास के तो वो नॉर्मल की तरफ आ रही है, एंड अगर कोई आपसे घर के बाहर जा रहा है तो वो आपसे दूर जा रहा है। तो लाइट जब बाहर जाती है तो वो नॉर्मल से दूर जा रही है, ठीक है। एक सिंपल एनालॉजी बता रहा हूं आपको, मुद्दा क्लियर है? एंड अगर लाइट एकदम स्ट्रेट आती है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे मुझे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो रहेगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो हो जाएगा, करेक्ट ना। तो यहां पर देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, बेंड नहीं होगी। लाइट एकदम सीधा आ रही है, सीधा ही निकल जाएगी, बट लाइट का स्पीड डिक्रीज होगा, स्पीड डिक्रीज होगा, बट वो बेंड नहीं होगी बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है। ठीक है, सारी कहानी समझी? तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। आई होप काफी सारी इंटरेस्टिंग नई चीजें आपको देखने मिली हैं, समझने मिली हैं। एंड अगर आपको सच में इंटरेस्टिंग लगा है लेक्चर आज का, तो शेयर करना, लाइक करना वीडियो, सब्सक्राइब करना चैनल, डू एवरीथिंग यू कैन। एंड एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।